अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज के इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे जी कि फंक्शंस इन पाइथन फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर चैप्टर नंबर 3 का जो हमारा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का चैप्टर है उसके अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग का ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है फंक्शंस इन पाइथन या पाइथन फंक्शंस हम इनको कह सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि फंक्शंस को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये कंप्लीट और कंप्रिहेंसिव जो है वो एक वीडियो है जिसमें स्टार्ट से लेकर एंड तक ये कह लेंगे कंप्लीट ट्यूटोरियल है जिसके अंदर आपको स्टार्ट से एंड तक तमाम जो है वो फंक्शन की डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। फंक्शन लिखे किस तरह से जाते हैं, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं। आखिर में एक मैं आपको समरी सी बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के दरमियान में हम किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किस टाइम पे आपने किस तरह का फंक्शन लिखना है, उसमें क्या क्या चेंजेस करनी है। तो ये जी आज के इस टॉपिक का हम आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले है फंक्शन इन पाइथन। पाइथन के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं। लार्ज प्रोग्राम्स को हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर या सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो वो जो सेगमेंट्स हैं या वो जो पार्ट्स हैं एक लार्ज प्रोग्राम के, उनको हम फंक्शंस का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लेंगे जैसे एक कैलकुलेटर है। तो उस कैलकुलेटर के अंदर आप देखते हैं बहुत सारे बटन्स होते हैं। तो कैलकुलेटर के अंदर हर एक बटन एक अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल उस कैलकुलेटर को ऑन करने के लिए ऑन का बटन है वो एक फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर इसी तरह ऑफ करने के लिए अलग बटन होगा, फिर साइन निकालने के लिए, कॉस फाइंड आउट करने के लिए, टैन फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि हर पर्पस के लिए आपके पास अलग अलग बटन मौजूद हैं। तो ये बेसिकली इसी तरह से ये आपके डिफरेंट फंक्शंस कहलाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने जो लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम स्मॉल सेक्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं, या हम कह लें कि उसके हम सब प्रोग्राम्स बना लेते हैं या मिनी प्रोग्राम्स बना लेते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। तो इसको जो है ना हम बेसिकली फंक्शंस का नाम देते हैं। फंक्शन बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब आपका प्रोग्राम लार्ज हो जाता है तो उसमें चीज़ों को ट्रैक करना और उस लॉजिक को जो है ना वो याद रखना ज़रा मुश्किल होता है। तो इसलिए फंक्शन बना के ज़रा ईजिली हम उस अपने प्रोग्राम को मैनेज कर सकते हैं। फिर हर एक जो सेगमेंट है वो आपका अलग टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि इस फंक्शन को फिर हम मेन प्रोग्राम से भी कॉल कर सकते हैं या फिर किसी और फंक्शन के अंदर से भी उस फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। उसके बाद फिर इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दी कैलकुलेटर की। तो टीवी के रिमोट कंट्रोल के अंदर बहुत सारे इसी तरह से बटन होते हैं, हर एक बटन का अलग अलग फंक्शन है। वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए अलग बटन्स हैं, प्रोग्राम्स के चैनल्स को चेंज करने के लिए अलग बटन्स हैं। तो हर पर्पस के लिए अलग अलग बटन्स गिवन है। तो ये बेसिकली आपका एक तरह का कह सकते हैं कि रिमोट कंट्रोल जो है ये मॉड्यूल कहलाएगा, जिसके ऊपर बहुत सारे फंक्शंस हैं और उसमें से जो एक बटन है वो आपका एक फंक्शन परफॉर्म करता है तो वो फंक्शन कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि फंक्शन की टाइप्स कितनी है। फंक्शन की टाइप्स हमारे पास दो है। तो पहले जो टाइप है वो हमारे पास है बिल्ट इन फंक्शंस। अभी तक आपने जितने फंक्शंस पढ़े हैं पहले वो सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शंस थे। तो बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, ये प्री डिफाइंड होते हैं, इंटरप्रेटर के अंदर मौजूद होते हैं, इनको हमें क्रिएट नहीं करना पड़ता और ये किसी न किसी लाइब्रेरी फाइल के अंदर जो है स्टोर किए होते हैं हमने। तो जैसे हमारे पास प्रिंट का फंक्शन है, इनपुट का फंक्शन है, इवैल का फंक्शन आपने पढ़ा, तो ये आपके बिल्ट इन फंक्शंस थे। फिर इसी तरह से हमारे पास दूसरी टाइप होती है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो पहले से मौजूद नहीं होते, तो हम अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नए फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। इनको हम प्रोग्रामर डिफाइंड या यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। तो आप अपने फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन को क्रिएट करने के लिए दो काम करने पड़ते हैं। पहले तो उस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा और दूसरे नंबर पे आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो फंक्शन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। यूजर डिफाइंड फंक्शंस में एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप एक सम का, एडिशन का फंक्शन बना सकते हैं, प्रोडक्ट का फंक्शन बना सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, अपनी मर्जी से मुख्तलिफ नाम इसके आप रख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो हैं पाइथन के अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शन या एक नया फंक्शन क्रिएट करने के लिए जो हम कीवर्ड या कमांड यूज करते हैं वो डेफ की कमांड है। डेफ स्टैंड्स फॉर डिफाइन। तो हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं डेफ की कमांड के थ्रू और हर एक फंक्शन जो है उसका अपना एक यूनिक नेम होगा, ठीक है। डुप्लीकेट नेम्स नहीं हो सकते फंक्शन के। अच्छा, फंक्शन या तो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, कुछ फंक्शन होते हैं वो वैल्यू रिटर्न करते हैं और कुछ फंक्शन होते हैं जो कि वैल्यू रिटर्न नहीं करते। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं। ड्रॉ लाइन का एक प्रोग्राम है आपकी बुक के अंदर गिवन है कि ये एक लाइन को ड्रॉ करेगा, उसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे फंक्शन के थ्रू। तो पहले हमने लाइन लिखी थी डेफ
तो डेफ जो है ये लाइन आप जब भी आप एक फंक्शन क्रिएट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेफ से स्टार्ट करना पड़ेगा और ड्रॉ अंडरस्कोर एच लाइन, एच लाइन स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। फंक्शन नेम के बाद ये आपके पास जो राउंड ब्रैकेट्स आती हैं जिनको पैरेंथेसिस कहते हैं और बाद में कॉलन का साइन, दो डॉट्स भी आएंगे। उसके बाद आप फंक्शन के नीचे जो स्टेटमेंट्स होंगी वो थोड़ा सा इंडेंट करके आप लिखेंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो प्रिंट और उसके बाद मैंने सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर अंडरस्कोर डाला और फिर स्टैटिक 10। अब ये क्या करेगा, अंडरस्कोर को 10 टाइम्स जो है वो यानी कि 10 अंडरस्कोर्स को प्रिंट कर देगा। उसके बाद मेरा फंक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। फिर मैंने एक और फंक्शन बनाया, डेफ ड्रॉ वी लाइन, वी लाइन है वर्टिकल लाइन, तो ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेगा और इसके नीचे भी मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी और ये एक लाइन जो है ये इस तरह से वर्टिकल बार जो है एक लगा देगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। मेरा पहला फंक्शन जो है ये ऊपर यहाँ पे खत्म हो गए दोनों फंक्शंस। ड्रॉ अंडरस्कोर एच लाइन जब मैं लिखूंगा तो ये फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया, इससे पहले डेफ लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपल फंक्शन का नाम लिखेंगे, साथ ब्रैकेट्स देंगे तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। जो ये फंक्शन कॉल होगा तो वो यहाँ से जंप करेगा और आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाली, ये वाली जो पहली लाइन है ये एग्जीक्यूट होगी। प्रिंट अंडरस्कोर 10 तो आपकी जो है 10 अंडरस्कोर जो है ना प्रिंट हो जाएंगे और ये एक लाइन जो है बेसिकली ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद हम दूसरे फंक्शन को कॉल करेंगे, ड्रॉ अंडरस्कोर वी लाइन। तो यहाँ से आपका जो है ना वो कर्सर जो है वो जंप करेगा कंट्रोल और फिर जो है वो ड्रॉ वी लाइन पे जाएगा और यहाँ से इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और एक वर्टिकल बार जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये इस तरह से इसकी आउटपुट आएगी। पहली लाइन जब हमने की तो ये इस तरह से 10 अंडरस्कोर्स उसने लगा दिए और जब दूसरी लाइन की तो फिर उसने क्या किया, एक वर्टिकल बार जो है वो प्रिंट कर दी। तो ये बेसिकली मेथड है कि जिसके थ्रू हम एक फंक्शन को लिखते हैं। तो हमने पहले क्या किया, फंक्शन को डिफाइन किया और उसके बाद हमने फंक्शन को सिंपली कॉल कर दिया। अब इसमें जो पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अब ये पहली वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, डेफ ड्रॉ एज लाइन और प्रिंट। अब ये उसको स्टोर तो कर लेगा, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एग्जीक्यूट तब करेगा जब यहाँ से हम फंक्शन को कॉल करेंगे। जो ही हम यहाँ से फंक्शन को कॉल करेंगे तो कंट्रोल जो है ये पहली लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। ड्रॉ वी लाइन की फंक्शन कॉल हमने लिखी तो ये डेफ ड्रॉ लाइन पे चला जाएगा और वहाँ से उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये इस तरह से ये हमारे पास दो फंक्शंस आ गए, ठीक है, और नीचे हमने उसको कॉल कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्गुमेंट्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। अभी हमने एक फंक्शन लिखा विदाउट आर्गुमेंट्स लिखा था। तो आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, हम फंक्शन को जो वैल्यूज पास करते हैं उनको आर्गुमेंट्स कहते हैं। तो आर्गुमेंट्स के तौर पे हम वेरिएबल्स पास कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। और व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड वैल्यूज आर पास्ड रादर देन वेरिएबल्स। अब उससे कहा जी कि जब हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वैल्यूज पास होती हैं, वेरिएबल्स हम सेंड नहीं करते उसको, ठीक है। और वैल्यूज आर असाइन टू द आर्गुमेंट्स ऑफ फंक्शन। उस फंक्शन के जो वेरिएबल्स है उनके अंदर जाके ये वैल्यू स्टोर हो जाती है। अच्छा, जो सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट्स है वो सेम होना चाहिए कि आपने फंक्शन कॉल के अंदर जो वैल्यू सेंड की हैं उसको वो उसी ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए जिस ऑर्डर के अंदर उसके आर्गुमेंट्स हैं, अदरवाइज वहाँ पे फिर एरर आ सकता है। लोकल वेरिएबल तो ग्लोबल वेरिएबल्स, ये दो और कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में अक्सर आ जाता है। लोकल वेरिएबल वो होते हैं कि जो किसी भी फंक्शन के अंदर से एक्सेस किए जा सकते हैं, वो आपके लोकल वेरिएबल्स होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं कि जो फंक्शन से बाहर से एक्सेस किए जा सकते हैं, ठीक है, मेन प्रोग्राम से एक्सेस किए जा सकते हैं, तो ये आपके ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब हम एक प्रोग्राम लेते हैं जिसके अंदर हम एक आर्गूमेंट पास करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो उस आर्गूमेंट को किस तरह से डील करेगा हमारा प्रोग्राम। तो हमने डेफ टेबल, हमने क्या किया कि एक प्रोग्राम लिखेंगे जो कि टेबल ऑफ नंबर जो है वो प्रिंट करके देगा यूजिंग फंक्शन। तो हमने टेबल का फंक्शन बना लिया, ठीक है, डेफ के स्टेटमेंट के थ्रू हमने उसको डिफाइन किया। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर फॉर लूप लगा दिया, फॉर काउंट इन रेंज 1,11। तो रेंज का फंक्शन लगाया हमने। उसके बाद फिर हमने काउंट की वैल्यू सेट की कि स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगी और लास्ट वैल्यू जो है वो 10 होगी, 11 पे जाके एग्जिट कर देगा ये, ठीक है। फिर हमने कहा जी कि प्रिंट के अंदर जाके हमने कहा पहले n की वैल्यू प्रिंट हो, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कोमा और फिर उसके बाद x, जो क्रॉस का साइन है ये प्रिंट होगा, फिर काउंट की वैल्यू आएगी और फिर इक्वल का साइन प्रिंट होगा और उसके बाद n और काउंट को मल्टीप्लाई करके आंसर डिस्प्ले कर देगा। यहाँ तक हमारे पास जो है ना ये फंक्शन खत्म हो गया। अब नीचे हम आते हैं मेन प्रोग्राम के अंदर। तो हमने n की वैल्यू लेनी है, तो हमने क्या किया, इनपुट का फंक्शन लगाया। इसमें लिखा है एंटर टेबल नंबर, कि यूजर जो है टेबल नंबर एंटर करे, कौन सा उसको टेबल चाहिए, और हमने इसको इंटीजर में या इवैल भी लगा सकते हैं, उसके अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया।
फिर हम क्या करेंगे, सिंपली इस टेबल को, जो टेबल के ऊपर फंक्शन बनाया था उसको हम सिंपली कॉल कर लेंगे। यूं ही हमने फंक्शन को कॉल किया, ये वाला जो कर यहाँ से कंट्रोल आपका जो है वो जंप करेगा यहाँ पे, और ये टेबल का फंक्शन जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यूं ये टेबल का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से वो इसकी वर्किंग है कि यूं ही हम जो है वो ये जो प्रिंट की स्टेटमेंट है ये देख लें कि आपके पास पहले एन आया, फिर क्रॉस आएगा, फिर काउंट की वैल्यू आएगी, एन स्टैटिक काउंट आएगी। अब लेट से आपने वैल्यू एंटर कर दी, टेबल नंबर उसको दे दिया, मुझे 5 का टेबल प्रिंट कर दो। तो फर्स्ट टाइम काउंट ने क्या किया, वैल्यू सेट की 1, तो 5 क्रॉस 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। ठीक है, दूसरी दफ़ा आपके काउंट की वैल्यू 2 होगी, 10 आ गई, फिर से 3 आएगा, 5 3 15 आ जाएगा, और ये 10 तक जाएगा तो 5 10 50 आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये वाला आपका जो है वो लूप काम करेगा। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, एंटर टेबल नंबर, आपने टेबल नंबर 5 उसको बता दिया तो 5 क्रॉस 1, और इस तरह से 5 10 50 तक वो पूरा का पूरा टेबल जो है वो डिस्प्ले कर देगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, अक्सर जो है ये वाला प्रोग्राम पेपर में आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है। रिटर्न स्टेटमेंट ये हमारे पास होती है कि इसमें हम ये कहते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, कोई ना कोई इक्वेशन या फार्मूला जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके बाद हम रिजल्ट को प्रिंट नहीं कराते बल्कि अपने मेन प्रोग्राम को सेंड कर देते हैं रिजल्ट, या रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न का कीवर्ड यूज़ किया जाता है इस पर्पज़ के लिए। मेन प्रोग्राम जो है उसके अंदर जब हम वैल्यू सेंड करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो मेन प्रोग्राम के अंदर जाके वहाँ से प्रिंट होगा। फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यू या सिर्फ एक वैल्यू जो है रिटर्न कर सकता है, एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि उसने कह दी कि आप जो है जो भी फार्मूला लिखेंगे, जो भी वेरिएबल लिखेंगे, उसको आप जो है वो पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखें तो बेहतर है, उसके बगैर भी काम चल जाता है आपका। अब रिटर्न स्टेटमेंट की एग्जांपल है। अब पहले हमने एक प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम के अंदर हमने देखा कि वो वाला प्रोग्राम किया जैसे टेबल वाला हमने किया कि रिटर्न के बगैर किस तरह से प्रोग्राम लिखा जाए। अब हम देखते हैं कि रिटर्न के साथ किस तरह से प्रोग्राम लिखा जाता है। तो हमने क्या किया जी, डेफ ऐड का हमने प्रोग्राम बना लिया, और उसमें हम दो वैल्यूज पास करेंगे, एक्स और वाई की। तो ये क्या करेगा, एक्स प्लस वाई करके देगा हमें, और वो एक्स प्लस वाई करने के बाद हमें वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब एक्स की वैल्यू हम यूजर से लेंगे, इनपुट का फंक्शन हमने लगाया, एंटर फर्स्ट नंबर हमने कहा जी उसको, और फिर इवैल का फंक्शन लगाया, वो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। फिर हमने वाई की वैल्यू इसी तरह से ली, और फिर हमने क्या किया, प्रिंट सम इज इक्वल टू और ऐड एक्स कॉमा वाई। ये जो मैंने ऐड एक्स कॉमा वाई लिखा है तो हमने क्या किया है, इस फंक्शन को कॉल किया है। यूं ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट होगा, रिटर्न एक्स प्लस वाई, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके और वापस यहाँ पे आपको वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी जी, एंटर फर्स्ट नंबर 5, एंटर सेकंड नंबर लेट्स से आपने कहा जी 6, उसके बाद सम इज इक्वल टू 11। उसने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को हमने सेंड किया फंक्शन के अंदर, उसने प्लस करके 11 आपको रिजल्ट दे दिया। तो ये ऊपर वाला आपका जो है ना, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये बेसिकली आपका फंक्शन था और नीचे आपका मेन प्रोग्राम है। अब दोनों का कंपैरिजन है कि कैसे हमें पता लगेगा कि रिटर्न वाला फंक्शन, हमने रिटर्न वाला फंक्शन कैसे लिखना है और वो फंक्शन जिसमें रिटर्न यूज नहीं होगा उसके अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन के अंदर जो है ना, जो रिटर्न नहीं करेगा उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर सबसे पहले आप अगर कोई इक्वेशन दी हुई है, फार्मूला है, तो वो आप कैलकुलेट कराएंगे। उसके बाद डिस्प्ले रिजल्ट, अगर आपने उसको कैलकुलेट करा लिया तो प्रिंट की स्टेटमेंट जो है वो फंक्शन के अंदर आप लिखेंगे। लेकिन जबकि रिटर्न जिसमें कराना है उसमें क्या करेंगे, पहले तो कैलकुलेट कराएंगे फार्मूला, उसके बाद रिटर्न कराएंगे रिजल्ट को, प्रिंट नहीं कराएंगे वहाँ पे। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर जो है ना इस तरह से ये चेंज होगी। मेन प्रोग्राम में देखें, सबसे पहले इनपुट वैल्यूज हैं, इसमें भी इनपुट वैल्यूज हैं, इसमें कॉल फंक्शन करेंगे आप, इसमें भी कॉल फंक्शन करेंगे। अब क्योंकि इसमें डिस्प्ले हो चुका है रिजल्ट, तो यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा, इसमें अभी तक डिस्प्ले नहीं हुआ, तो इसमें डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न करेगा उस वैल्यू को आपने डिस्प्ले भी करवाना है। अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल ये देखें, सबसे पहले हमारे पास डेफ सम और एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इसमें हमने लिखा प्रिंट एक्स प्लस वाई, तो हमने क्या किया जी, यहाँ पे प्रिंट की स्टेटमेंट डाल दी। ऊपर देखें मैंने क्या कहा था कि कैलकुलेट द रिजल्ट। अब एक्स प्लस वाई क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, और डिस्प्ले भी करेंगे, तो प्रिंट की स्टेटमेंट उसको डिस्प्ले भी करेंगे। इस पे आते हैं, मैंने क्या कहा था जी, कैलकुलेट रिजल्ट, तो एक्स प्लस वाई कैलकुलेट कर रहे हैं, और फिर रिटर्न, तो फिर रिटर्न की स्टेटमेंट, इसमें प्रिंट आएगी, इसमें रिटर्न आ जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद x इज इक्वल टू इवैल, इसके अंदर अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, थोड़ा सा ये लेंथी हो जाता। तो x इज इक्वल टू इवैल, इनपुट का फंक्शन आप लगाएं, एंटर नंबर लिख लें, फिर y इवैल इनपुट एंटर नंबर लिख लें। इस फंक्शन को किस तरह से कॉल किया है, सम x कॉमा y। तो हम क्या करेंगे, इसको जो ही कॉल करेंगे तो ये यहाँ से कॉल हो जाएगा फंक्शन। कॉल होने के बाद ये क्या करेगा, x प्लस वाई को प्रिंट कर देगा। इसमें क्या करेगा, इसमें क्या, ये जो सामने वाला दूसरा रिटर्न स्टेटमेंट वाला हमारा फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू लेगा, y की वैल्यू लेगा। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से सम x कॉमा वाई लिखा और पीछे z लिख दिया। अब इधर से जो वैल्यू आएगी वापस, तो वो किसी न किसी वेरिएबल में तो स्टोर करनी है ना, तो इसलिए फिर हम इसको z में स्टोर कर लेंगे और जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो फिर हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों के अंदर डिफरेंस है कि एक ही प्रोग्राम वो आप रिटर्न के साथ कैसे लिखेंगे और रिटर्न को यूज़ किए बगैर आप किस तरह से लिखेंगे। आई होप कि चीज़ आपको क्लियर होगी कि इन दोनों फंक्शंस को किस तरह से लिखा जाता है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जिस फंक्शन को आप विदाउट रिटर्न वाले मेथड से लिखें, प्रिंट वाले मेथड से लिखें, तो उसी को आप रिटर्न वाले मेथड से लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर आपको समझ आ जाएगी। तो ये आपके ऊपर वाले फंक्शंस थे और नीचे जो है ना मेन प्रोग्राम की बॉडी है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये कॉल करेगा और कॉल करने के बाद जो है वो आपको रिजल्ट शो कर देगा। अब प्रैक्टिकल अगर आप करना चाहते हैं तो अभी ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मेरा एक और मेरी एक और वीडियो है क्लास 11 की, हाउ टू राइट प्रोग्राम इन पाइथन, उसको आप देख लें। तो उसके अंदर प्रैक्टिकल सारा मैंने करके बताया हुआ है कि प्रोग्राम को कैसे लिखना है। तो सिंपल आप इंटरप्रेटर के अंदर जाके लिखेंगे तो ये एग्जीक्यूट करके आप इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो क्लास 11 की कुछ और वीडियोस भी मैंने बनाई हुई हैं पाइथन के ऊपर, जो है इससे पहले के तमाम टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं। SDLC और चैप्टर 1 के भी कुछ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट जो है वो, उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।